नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मुग़ल साम्राज्य का मुख्य पतन का कारण क्या था और इसमें मुग़ल वंश के पतन में औरंगज़ेबों की क्या भूमिका थी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। इतिहास में भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। इसका सीधा साधा फैसला यही है कि औरंगज़ेब के प्रपितामह अकबर ने जो विशाल साम्राज्य स्थापित किया था उसे उसने व्यावहारिक तौर पर लगभग विखंडित कर दिया था। साम्राज्य का अपकर्षण उसके शासनकाल से ही शुरू हो गया था और उसकी अदूरदर्शी नीतियों ने मुग़ल शासन की नींव को कमज़ोर कर दिया था। अपनी धर्मांतरण नीतियों के चलते उसने न केवल कत्लेआम मचाया बल्कि अपनी हिंदू प्रजा पर अनुदार नीतियां लागू की और इन्हें उचित ठहराने के लिए नए नए तर्क भी दिए। इसके परिणाम स्वरूप आजीवन भारत पर शासन करने के उसके प्रयास का अंत अव्यवस्था और क्षोभ के रूप में हुआ। राजधानी में आए दिन औरंगज़ेब की गैर मौजूदगी से उन अवसरवादियों को पनपने का मौका मिला जो मुग़लों को सत्ता से हटाने के लिए कटिबद्ध थे। इस आखिरी कुशल मुग़ल बादशाह को अनेकों विद्रोह का सामना करना पड़ा और इन विद्रोहों ने मुग़ल साम्राज्य की नींव हिला ही दी थी। आगरा में जाट विद्रोह पर उतारू थे तो दक्षिण में छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में स्वराज्य की कल्पना को बढ़ावा मिल रहा था। मराठों, जाटों और राजपूतों के प्रति औरंगज़ेब के सख्त जमीनी रवैये की वजह से इन विद्रोहों को बल मिला। औरंगज़ेब ने इन्हें क्षेत्रीय स्वायत्तता देने से इनकार कर दिया था। औरंगज़ेब की सत्तावादी रवैये और पूरी तरह केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ बुंदेलों और सतनामियों के विद्रोहों को दबाना भी कठिन हो रहा था। इसमें कोई शक नहीं है कि औरंगज़ेब एक महत्वाकांक्षी शासक था और वह अपने साम्राज्य की भौगोलिक सीमाएं बढ़ाने को आतुर था। हालांकि इसके लिए उसे जनधन की भारी हानि उठानी पड़ी थी। वह अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अच्छी और भरोसेमंद संधियां करने में पूरी तरह असफल रहा था तथा उसके शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। आमतौर पर बीजापुर और गोलकुंडा पर औरंगज़ेब की विजय को सुन्नियों पर विजय के रूप में देखा जाता है, लेकिन अपने इस कृत्य से उसने एक ऐसी मजबूत बाधा को हटा दिया था जो मराठों को बढ़ती शक्ति को रोक सकती थी। अपनी संकालू प्रवृत्ति के कारण वह शासन के सारे अधिकारों को अपने हाथ में लेकर निरंकुश बन गया था और इस वजह से वह कुलीन तथा उच्च वर्ग के अधिकारी उससे काफ़ी नाराज थे। औरंगज़ेब की निरंकुशता से यही मायनों में कुलीन वंश ही सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, क्योंकि उनका दर्जा और अधिकार सभी लगभग छीन लिए गए थे। औरंगज़ेब को पहले से ही अंदेशा था कि सत्ता के लिए उसके पुत्रों की खूनी संघर्ष और इसे टालने के लिए उसने साम्राज्य को उन 4 बराबर भागों में बांट दिया था। लेकिन उसकी मृत्यु से पहले यह गृहयुद्ध शुरू हो गया और अंततः बहादुर शाह प्रथम इसमें विजयी हुआ तथा मुग़ल उत्तराधिकारियों के सत्ता के लिए गृहयुद्ध अनिवार्य सा हो गया। दुश्मनी, ईर्ष्या तथा शहजादों के बीच प्रतिद्वंद्विता ने शानदार मुग़ल कालीन भारत के विखंडन और प्रांतीय शक्तियों के उभरने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इसी तरह औरंगजेबों के कमजोर उत्तराधिकारी मुगलों की शासन व्यवस्था निरंकुश होने की वजह से यह काफ़ी कुछ सब बादशाह के व्यक्तित्व पर निर्भर थी। इसलिए बादशाहों की कमजोरी उनके प्रशासन को प्रभावित करने लगी थी। औरंगजेब के बाद के सभी बादशाह कमजोर थे, इसलिए वे बाहरी और अंदरूनी चुनौतियों का सामना करने में अक्षम थे। बहादुर शाह प्रथम सन 1702 से 1712 तक अत्यंत वृद्ध था और साम्राज्य का गौरव बनाए रखने के काबिल नहीं था। वह सभी पक्षों को खुश करने के लिए मुक्त हस्त थे, अनुदान, उपाधियां और इनाम बांटता था। उसके इस रवैये से वह शाह ए बेखबर जैसे उपनाम से जाना जाता है। उसके इस रवैये से वह शाह ए बेखबर जैसे उपनाम से जाना जाता था। उसके बाद जहांगीर शाह सन 1713 में गद्दी पर बैठा। यह निहायत ही मूर्ख और बेतुके काम करने वाला बादशाह था। फारुख-सियार अत्यंत कायर था, जबकि मोहम्मद शाह अपना ज़्यादातर समय पशुओं की लड़ाई देखने में गुजारा करता था। शराब और औरत का शौकीन होने के कारण उसे रंगीला नाम दिया गया था। अहमद शाह अय्याशी के मामले में इससे भी 2 कदम आगे था। उसने अपने हरम बादशाह की रखेलों बीवियों के रहने के लिए एक अलग से जगह में कई हफ्ते या महीनों गुजार देता था, जबकि प्रशासनिक मामलों में तो उसके फैसले और भी ज़्यादा मूर्खतापूर्ण होते थे। इससे साफ पता चलता था कि औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमज़ोर थे और विशाल मुगल साम्राज्य को संभालना उनके बस के बाहर था, जिससे औरंगजेब के शासन के अंतिम वर्षों में उसके उच्च दरबारी कुलीन अलग अलग गुटों में बंटने लगे थे और सत्ता पर दबाव डालने लगे थे। हालांकि यह गुट अपने कुल या पारिवारिक रिश्तों के आधार पर बने थे, लेकिन व्यक्तिगत हित या सरोकार सर्वोपरि थे। इन गुटों ने देश में निरंतर अशांति बनाए रखी। इन गुटों से एक प्रमुख गुट तुरानियों अथवा मध्य एशियाई कुलीनों का था। मोहम्मद शाह के शासन काल में असफ जाह, निजाम उल मुल्क और कमरुद्दीन कजारिया खान इस तुरानी गुट के प्रमुख नेता थे, जबकि परिसाई गुट के प्रमुख नेता अमीर खान, इसाक खान और सादत खान थे। इन गुटों ने अपने अपने लोगों को शामिल किया था, जिनमें ज़्यादातर मध्य एशिया और पर एशिया से थे। मुगल या विदेशी गुटों के रूप में कहे जाने वाले इन दोनों गुटों ने हिंदुस्तानी गुटों उस काल के दौरान, जिनके नेता सैयद अब्दुल्ला खान और सैयद हुसैन अली, जो सैयद बंधु के रूप में प्रसिद्ध थे, के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। सैयद बंधुओं को हिंदुओं का समर्थन प्राप्त था। प्रत्येक गुट अपने आप को बादशाह या हितैषी बताता था और एक दूसरे के खिलाफ बादशाह के कान भरता था। देश में शांति व्यवस्था को भंग कर वाले इन गुटों में संघर्ष होता रहा और प्रशासन की अनदेखी होती रही। विदेशी आक्रमणों के समय भी ये एकजुट नहीं हो सके। यहाँ तक कि कई बार इन्होंने विदेशी हमलावरों के साथ षड्यंत्र रचा। निजाम उल मुल्क किलिच खान और बुरहान उल मुल्क सादत खान व्यक्तिगत हितों के चलते नादिर शाह के षड्यंत्र में भी शामिल हुए। तो दोस्तों, हम आपको औरंगजेब के बारे में
आगे की समस्त जानकारी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।